नमस्कार दर्शकों, खुला आकाश कार्यक्रम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दर्शकों, आप सभी अवगत है कि ये कार्यक्रम न सिर्फ सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक दृष्टिकोण से बल्कि महिलाओं के सर्वांगीण विकास को लगातार हम दिखाते हैं। यानी जो हमारा कार्यक्रम है जागरूकता से भरा हुआ कार्यक्रम है और स्पेशली विमेन के लिए। तो आज का जो टॉपिक है स्वस्थ महिला और स्वस्थ समाज। हम सभी अवगत हैं कि जब हमारी जो महिलाएं हैं वो स्वस्थ होगी तो निश्चित ही तौर पर समृद्ध समाज का निर्माण होगा, और जब समाज समृद्ध होगा तो राष्ट्रीय स्तर पर महिलाओं की जब खास पहचान होती है तो निश्चित तौर पर वो देश सबसे समृद्ध और विकसित देशों में शामिल हो जाता है। महिलाओं का भूतपूर्व योगदान हर क्षेत्र में। तो आज जो विषय है, जैसा कि मैं अवगत करा चुकी हूँ, स्वस्थ महिला स्वस्थ समाज, और इसी विषय पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ जुड़ चुकी हैं बी आर अम्बेडकर यूनिवर्सिटी मुजफ्फरपुर से, बिहार यूनिवर्सिटी मुजफ्फरपुर से डॉक्टर अंजलि चंद्रा, जो कि प्रोफेसर है। बहुत बहुत स्वागत है मैडम आपका हमारे कार्यक्रम में। आप हमारे कार्यक्रम से जुड़ी, बहुत अच्छा लग रहा है, और विषय भी आपका बड़ा ही अनोखा है। स्वस्थ महिला है ना, महिलाओं से संबंधित है। तो एक महिला होने के नाते सबसे पहले तो मेरा आपसे सवाल होगा कि आप अपने स्वास्थ्य का कैसे ख्याल रखती हैं? देखिए, एक महिला होने के नाते सबसे पहले जो मैं खुद अपने स्वास्थ्य का जो ख्याल रखती हूँ तो संतुलित आहार लेना, दैनिक योग और व्यायाम, थोड़ा बहुत जो भी हमारी व्यस्त कार्यशैली में हमें समय मिलता है, और साथ ही साथ यह भी बहुत ज़रूरी है कि हम समय समय पर अपने स्वास्थ्य की पूर्ण जांच कराते रहें। यह अगर हमें उसमें कोई कमी का पता चलता है तो फिर हम उसके निवारण हेतु डॉक्टर से संपर्क करके आवश्यक दवाएं ले सकते हैं या फिर अपने आहार में सुधार कर सकते हैं। बिल्कुल, इस पर तो हम लोग आएंगे, लेकिन एक जो डॉक्टर साहिबा, एक सवाल है मेरा कि देखिए, हम लोगों का जो दिनचर्या है काफी व्यस्त हो चुका है। महिलाओं को जब से 33-35% का आरक्षण मिला है, लगभग महिलाएं घर से काम करने निकल चुकी हैं, सरकारी नौकरी में आ चुकी हैं। उसके अलावा भी जो बची हुई महिलाएं वो भी कहीं ना कहीं कोई जीविका समूह से कार्य कर रही है, कोई खेतों में काम कर रही है ना, और कोई जो है मॉल्स में काम कर रही है। ऐसी स्थिति में महिलाएं अब पुरुषों से कहीं ज्यादा काम कर रही हैं। लेकिन जो आपका टॉपिक है और जो विषय है कि पोषण बहुत जरूरी है, कहीं ना कहीं पोषण से हम दूर होते चले जा रहे हैं। तो दिनचर्या किसी के लिए भी 24 घंटे का होता है, तो महिलाएं अपना पोषण का ख्याल कैसे रखेंगी? क्योंकि उसे परिवार भी पालना है, सास ससुर को भी देखना है, बहुत सारी जिम्मेदारियां हैं। भारत में जो महिलाओं की स्थिति है उसके बारे में एक अंग्रेजी में कहावत है कि इंडियन वीमेन ईट लीस्ट एंड लास्ट इन द फैमिली। तो यह बड़ी ही दुखद बात है, लेकिन और यह बहुत मतलब हम देखेंगे कि आमतौर पर सारी महिलाएं अपने घर में सबसे अंत में खाना खाती हैं और जो बचा हुआ खाना है वो खाती हैं। तो पहले तो इस आदत में सुधार लाना होगा, क्योंकि महिलाओं को दोहरी जिम्मेदारी निभानी है। उनको परिवार की देखभाल करनी है, बच्चों का पालन पोषण करना है, बच्चों का पालन पोषण के अलावा बच्चों को जन्म देना है, और साथ ही साथ आयोपार्जन में भी परिवार में भूमिका निभानी है, क्योंकि आज पैसे की सबको ज़रूरत है और महिलाएं कामकाजी हो रही हैं। यह बड़ी ही अच्छी बात है कि महिलाएं आत्मनिर्भर हो रही हैं, लेकिन साथ साथ अगर वे अपने स्वास्थ्य और पोषण का, शारीरिक स्वास्थ्य के अंदर दोनों बातें आती है, शारीरिक स्वास्थ्य और मानसिक स्वास्थ्य, तो दोनों स्वास्थ्य का जब ख्याल रखेंगी तभी वे स्वस्थ रह सकती हैं। पोषण की जहाँ तक बात है, जो आपने सवाल किया, पोषण के लिए उनको चाहिए कि सही समय पर संतुलित आहार लें। संतुलित आहार में जैसे प्रोटीन रिच हो, उनका डाइट में प्रोटीन होना चाहिए, और आहार उनका इंद्रधनुषी होना चाहिए। इंद्रधनुषी का मतलब है कि हर रोज़ कोई एक चीज़ न खाएं, ज़्यादा से ज़्यादा हरी सब्जियां और फल, और ख़ासकर जो रंगीन सब्जियां होती हैं ये पोषक तत्वों से भरपूर होती हैं, और सूक्ष्म पोषक तत्व जैसे बहुत तरह के वाइटमिन्स हैं, मिनरल्स हैं, जो खनिज लवण है, वो इनमें भरपूर मात्रा में पाए जाते हैं। तो कोशिश करनी चाहिए कि हमारी थाली में विभिन्न रंगों के फलों और सब्जियों की भरमार हो, दाल हो, दूध हो, दही हो, जिससे कि हम संतुलित आहार लें और हमें पोषक तत्वों की कमी न होने पाए। कितनी अच्छी बात बता रही हैं आप। यानी कि जो 7 दिन है, 7 अलग रंग, यानी इंद्रधनुष, और बाजार में ये इंद्रधनुष भरी सब्जियां भी मौजूद है, उपलब्ध है। बस हम थोड़ा सा कॉन्शियस कम है। तो बिल्कुल, अब मिशन इंद्र धनुष आपने बात की, तो अब हम लोग मिशन पोषण 2.0 योजना क्या है, दर्शकों आइए जानते हैं, देखते हैं। मिशन पोषण 2.0 स्वस्थ भारत की नींव छिपी है हमारे बच्चों की मुस्कान और देश की नारियों की सेहत में।
इसी नींव को मजबूत करने के लिए भारत सरकार की एक क्रांतिकारी पहल है मिशन पोषण 2.0। महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया यह अभियान केवल एक योजना नहीं बल्कि कुपोषण के खिलाफ देश का एक महासंग्राम है। इसका मुख्य उद्देश्य 6 साल तक के बच्चों, गर्भवती महिलाओं और स्तनपान कराने वाली माताओं के पोषण स्तर में सुधार लाना है। 2.0 की सबसे बड़ी खासियत है कि प्रकृति और तकनीक का अनूठा संगम। इसमें स्थानीय और पारंपरिक खाद्य पदार्थों यानी श्री अन्न मिलेट्स को प्राथमिकता दी जाती है ताकि हर बच्चे को मिले उसकी मिट्टी से जुड़ा संपूर्ण पोषण। तकनीक और पारदर्शिता इस मिशन का दूसरा मजबूत स्तंभ है। पोषण ट्रैकर ऐप के जरिए देश भर के आंगनबाड़ी केंद्रों, लाभार्थियों की संख्या, राशन वितरण और बच्चों के वजन व लंबाई की रियल टाइम डिजिटल मॉनिटरिंग की जा रही है। इससे सेवा वितरण में पारदर्शिता और गति दोनों आई है। सिर्फ भोजन ही नहीं बल्कि स्वच्छता, साफ पेयजल और स्वास्थ्य के प्रति व्यवहारगत बदलाव भी इस अभियान का अभिन्न हिस्सा है। देश भर के आंगनबाड़ी केंद्रों और स्कूल्स में पोषण वाटिका विकसित की जा रही है ताकि ताजी और रसायन मुक्त सब्जियां सीधे थाली तक पहुंच सके। इसके साथ ही मिशन का एक महत्वपूर्ण ध्यान देश की किशोरियों के स्वास्थ्य पर भी है। किशोरावस्था से ही एनीमिया की रोकथाम और सही पोषण की समझ देकर यह अभियान भविष्य की माताओं को शारीरिक रूप से सशक्त बना रहा है, क्योंकि एक स्वस्थ नारी ही एक स्वस्थ पीढ़ी को जन्म देती है। तो दर्शकों, अभी आपने मिशन पोषण 2.0 योजना के बारे में जाना है और अब हम फिर से पोषण पर आते हैं। तो आपने अभी बात की और हम लोगों ने टेलीविज़न पर अभी देखा भी कि कैसे खान पान का विशेष ध्यान रखने की आवश्यकता है। देखिए मैडम, एक जो मेरे मन में सवाल आ रहा है, क्योंकि आप भी वर्किंग है, हम भी वर्किंग है, और प्रोटीन की भी आपने बात की, और अक्सर क्या होता है, सारी साग सब्जियाँ जो आपको विटामिन्स तो मिल जाती है लेकिन कहीं ना कहीं न्यूट्रिशन की फिर भी कमी रह जाती है। इसके लिए स्पेशली और ऐसी स्थिति से निकलने के लिए स्पेशली क्या करना है? देखिए, विटामिन्स तो हमें फिर भी मिल जाते हैं क्योंकि कुछ ना कुछ फल सब्जी तो हम खाते ही हैं अपने दैनिक आहार में। लेकिन जो एडिक्वेट अमाउंट, जो पर्याप्त मात्रा में जितनी हमें आवश्यकता होती है उतनी मात्रा में लेने के लिए हमें फल और सब्जी ज़्यादा मात्रा में खाने होंगे और विभिन्न प्रकार के फलों और सब्जियों को अपने आहार में शामिल करना होगा। अब इसमें जो मुख्य रूप से जो कमी हमारे देश में पाई जाती है महिलाओं के अंदर, वो है आयरन की कमी, B12 की कमी, तो इसके लिए विटामिन सी की कमी, क्योंकि हमारे देश में आज 57% महिलाएं एनीमिक हैं, मतलब रक्त की कमी से को झेल रही हैं। रक्त की कमी होने पे, एनीमिया होने पे उनकी कार्यक्षमता में भी कमी आती है, उन्हें लगातार थकान की शिकायत रहती है और वो अपने क्षेत्र में उतना अच्छा नहीं कर पाती हैं जितना वो कर सकती हैं। तो इसलिए बहुत ज़रूरी है कि एनीमिया को कंट्रोल किया जाए और उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि लौह तत्वों से भरपूर आहार लें। तो लौह तत्वों से भरपूर आहार के लिए उनको जैसे दालें खाना चाहिए, अंकुरित अनाज खाने चाहिए जैसे चना और मूंग अंकुरित करके, कुछ फल हैं जैसे केले हैं, अनार है, या इस तरह के बहुत सारे फल हैं जिनमें आयरन की अच्छी मात्रा होती है। इन फलों का सेवन करना चाहिए, गुड़ का सेवन करना चाहिए और मोटे अनाज खाना चाहिए जैसे बाजरा है, मड़ुआ है, ये सारे जो मोटे अनाज हैं। मोटे अनाज पे मैम एक चीज़ मैं कहना चाहूँगी, हमारी सरकार की लगातार पहल है कि पुनः मोटे अनाजों को लोग अपनाएं, लेकिन पहल बहुत सही है और सही दिशा में की भी गई है, लेकिन शायद अनुपलब्धता बाजार में रहती है। तो इसके अलावा क्या खा सकते हैं? मोटे अनाजों के अलावा जैसे विभिन्न प्रकार के दाल अगर हम खाते हैं तो वो तो है ही, उनको अंकुरित करके खाते हैं तो उनमें जो न्यूट्रिएंट्स है उसकी बायो अवेलेबिलिटी बढ़ जाती है, मतलब वो हमारे शरीर में आसानी से अवशोषित हो सकते हैं। तो यह एक तरीका है, फर्मेंट करके खाना, उससे भी विटामिन बी की मात्रा बढ़ जाती है। तो हमें, जैसा आप बता भी रही थी थोड़ी देर पहले, हाँ, आपस में हम लोग जब बात कर रहे थे कि वीक में एक दिन, सप्ताह में एक दिन है ना, कुछ ना कुछ खमीरीकरण जो है वो
पोषक तत्वों को बढ़ा देता है। तो इन उपायों से हम लोग ज़्यादा पोषक तत्व प्राप्त कर सकते हैं। और जैसे कि गुड़ है, चना है, ये जो पहले हम लोग खाते थे, जो पुराने समय में हमारे बुजुर्ग लोग बताते हैं कि हम लोग नाश्ता किया करते थे, उस आहार को पुनः वापस लाना होगा। और होल फूड खाएं, जो भी आहार खाएं, क्योंकि जब हम छिलका उतार के या उसका प्रसंस्करण करके खाते हैं, आजकल डब्बा बंद खाना खाने का चलन हो गया, तो ये जो चीज़ें हैं ना, इसमें हमें आयरन की उपलब्धता कम हो जाती है। साथ ही साथ एक और चीज़ मैं बताना चाहूँगी कि आयरन का बेहतर अवशोषण होने के लिए, लौह तत्व के बेहतर अवशोषण के लिए विटामिन सी का होना बहुत ज़रूरी है। तो इसके लिए हम सभी जानते हैं, नींबू है, संतरा है, आंवला है, तो ये सारे फलों को अगर हम अपने आहार में शामिल करें तो हमें विटामिन सी भी अच्छी मात्रा में आंवला का मिलेगा। सीधा संबंध हमारे बालों से भी है, हमारे स्किन से भी है। तो और महिला हो तो स्किन का विशेष ध्यान रखना है। तो अगर हम अच्छा खाते हैं, पोषक तत्वों से भरपूर आहार लेते हैं, तो हम सिर्फ स्वस्थ ही नहीं होंगे, हम ज़्यादा सुंदर भी दिखेंगे। क्या बात है। और हमारा मानसिक स्वास्थ्य भी, बिल्कुल ये एंटी एजिंग है, क्योंकि इनमें पॉलीफिनॉल्स होते हैं, एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं, जो एजिंग की प्रक्रिया को स्लो करते हैं। माँ बनने की जो प्रक्रिया से महिला गुजर रही है, प्रसव में है, वो किन किन बातों का विशेष ध्यान रखेंगे, खासकर खान पान में? जब महिलाएं गर्भवती होती हैं, उस समय उनके खान पान में प्रोटीन की मात्रा ज़्यादा होनी चाहिए। अगर हम में से बहुत लोग जानते हैं कि हमें अपने बॉडी वेट के अनुसार प्रोटीन की आवश्यकता होती है। अगर हम 50 किलोग्राम वज़न के हैं तो हमें 50 ग्राम प्रोटीन प्रतिदिन लेना है। लेकिन अगर गर्भवती महिलाएं हैं तो उनको 15 ग्राम प्रोटीन ज़्यादा लेना है। तो उनको प्रोटीन रिच फूड्स जो हैं, जैसे दाल, दही, मांस, मछली, दूध, पनीर, इन चीज़ों को अपने आहार में शामिल करना बहुत ही आवश्यक है, क्योंकि उनका अपना शरीर को पोषण प्राप्त करना आवश्यक है, साथ ही साथ बच्चे को भी पोषण प्रदान करना होता है। तो इसलिए प्रोटीन की आवश्यकता बढ़ती है। दूसरी जो आवश्यकता बढ़ती है उस समय में, वो है कैल्शियम की और आयरन की। तो बच्चे का विकास माँ के अंदर होता है, माँ के रक्त से होता है। तो अगर माँ के रक्त में, जैसे माँ का हीमोग्लोबिन कम है, तो खून की कमी होगी, और खून के द्वारा ही बच्चे को पोषण प्राप्त होता है। तो उस समय हीमोग्लोबिन का सही होना बहुत ज़रूरी है, और इसलिए आयरन की आवश्यकता भी बढ़ जाती है। वैसे भी सामान्यतः किशोरियों में भी, लड़कियों में लड़कों की अपेक्षा लौह तत्वों की आवश्यकता अधिक होती है। कैल्शियम की आवश्यकता सामान्यतः 1000 मिलीग्राम प्रतिदिन होती है, लेकिन अगर कोई महिला गर्भवती है तो उसको कम से कम 1200 मिलीग्राम प्रतिदिन लेना चाहिए। साथ ही साथ फल और सब्जियों को तो पर्याप्त मात्रा में लेना ही है आहार में, जिससे उस दौरान होने वाले कब्ज या इस तरह की जो समस्याएं हैं उससे महिला को परेशानी ना हो और बच्चे का विकास अच्छी तरह से हो। इसके लिए सारे ऐसे आहार लेने, जैसे आयोडीन युक्त नमक का सेवन करना है, क्योंकि आयोडीन की कमी से जो भ्रूण का जो विकास है वो सही ढंग से नहीं हो पाता है। अच्छा, एक आयोडीन से मुझे एक बात याद आ रही है, क्योंकि आज के डेट में अत्यधिक थायराइड की समस्याएं भी दिखने को मिल रहा है, खासकर महिलाओं में, पुरुषों में भी है, महिलाओं में। मैं स्पेशली पुरुषों की महिलाओं की क्यों बात करूं, अब तो पुरुषों में भी थायराइड देखने को मिल रहा है। कहीं ना कहीं ये तो अत्यधिक आयोडीन के यूज से ही संभव है ना? नहीं, ऐसा नहीं है। ज़्यादा आयोडीन का यूज़ करने से थायराइड की समस्या होगी, इसका सीधा संबंध तो नहीं है, इनडायरेक्टली वो अफेक्ट कर सकता है। थायराइड की समस्या हमारा मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है। एक्चुअली बहुत सारे हमारे शरीर में कई तरह के हार्मोन और एंजाइम जो है लगातार निकलते हैं, और कई तरह की शारीरिक क्रियाएं चलती रहती हैं। तो अभी क्या है कि हमारी जीवन शैली सही नहीं है। जीवन शैली में बदलाव के कारण बहुत सारे हमारे मेटाबॉलिज्म में, हमारे उपापचय में बहुत सारी गड़बड़ियाँ आ गई हैं। तो इन सभी का जो दुष्परिणाम है वो थायराइड का बढ़ना, जैसे इंसुलिन सही मात्रा में नहीं निकलता है, पीसीओडी की समस्या है। तो इस तरह का बहुत सारी जो समस्याएं हैं वो मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स हैं ज़्यादा। मैंने सुना है कि आप कवित्री हैं और चश्मा भी आपका रखा है, तो मैं चाहूँगी कि अपना चश्मा भी उठाएं और अपनी कविता भी हमें ज़रूर सुनाएं। बिल्कुल सुनाऊंगी मैं। मैंने एक छोटी सी कविता लिखी है, स्वस्थ नारी का हमारे समाज के निर्माण में क्या महत्व है। एक्चुअली नारी ही परिवार की आधार है, परिवार की धुरी होती है। नारी अपने परिवार का ध्यान रखती है और परिवार समाज की इकाई है। अगर परिवार स्वस्थ है, परिवार में सकारात्मक लोग हैं, तो समाज भी सुदृढ़ और स्वस्थ होगा। तो एक छोटी
छोटी सी कविता है। स्वस्थ नारी सुख का आधार, उससे रोशन घर परिवार। क्या बात। उसकी मुस्कान, उसका सम्मान, यही है भारत की सच्ची पहचान। वाह। नारी है ममता, नारी शक्ति, उसमें बसती सृजन की भक्ति। क्या बात है। नारी में सृजन करने की शक्ति होती है। उसकी सेहत, उसका अधिकार, यही है विकास का सच्चा साथ। एनीमिया से हो मुक्ति हमारी, जागे हर बेटी हर एक नारी। योग व्यायाम संतुलित आहार, स्वस्थ जीवन का यही आधार। आओ मिलकर लें यह प्रण, स्वस्थ बने हर बेटी बहन। स्वस्थ नारी का हो सम्मान, तभी बनेगा सशक्त भारत महान। क्या बात, बहुत खूब। तभी बनेगा सशक्त भारत महान। कितना सुंदर कविता आपने शब्दों में पिरोकर महिला के सर्वांगीण जो पोषण है उससे लेकर भारत के विकास तक की यात्रा को अपनी कविता में आपने दिखला दिया है। बहुत अच्छी बात कर रही हैं। तो दर्शकों, इसके पहले कि मैं वार्तालाप को आगे बढ़ाऊं, क्या आप जानते हैं कि हमारे देश और दुनिया के विकास में हमारी जो वैज्ञानिक, हमारी जो महिलाएं वैज्ञानिक, उनका भूतपूर्व योगदान रहा है। तो आइए देखते हैं ये खास रिपोर्ट। क्या आप जानते हैं भारत की प्रसिद्ध वैज्ञानिक डॉक्टर गगनदीप कांग देश की अग्रणी वायरोलॉजिस्ट और सार्वजनिक स्वास्थ्य विशेषज्ञ हैं। उनका जन्म 3 नवंबर 1962 को हुआ था। उन्होंने बच्चों में होने वाले संक्रामक रोगों, विशेषकर डायरिया और रोटा वायरस संक्रमण पर महत्वपूर्ण शोध किए हैं। उनके शोध ने भारत में बच्चों के स्वास्थ्य को बेहतर बनाने में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। डॉक्टर गगनदीप कांग भारत में रोटा वायरस वैक्सीन के अनुसंधान और परीक्षण में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभा चुकी हैं। वर्ष 2019 में वे रॉयल सोसाइटी की फेलो चुनी जाने वाली पहली भारतीय महिला वैज्ञानिक बनी, जो विज्ञान जगत का एक अत्यंत प्रतिष्ठित सम्मान है। उन्हें इंडियन नेशनल साइंस एकेडमी सहित कई राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय संस्थानों से सम्मान प्राप्त हो चुका है। संक्रामक रोगों की रोकथाम, टीकाकरण और जन स्वास्थ्य के क्षेत्र में उनका योगदान आज भी लाखों लोगों के लिए प्रेरणा स्रोत है। तो दर्शकों, भी आपने क्या आप जानते हैं सेगमेंट देखा और अब हम पुनः डॉक्टर अंजलि जी के पास चल रहे हैं। तो अंजलि जी, अब मैं एक बार किशोर किशोरियों से अब बुजुर्गों पर आती हूँ। देखिए, विटामिन सी की हम लोगों ने स्पेशली बात की है। मैंने देखा है कि जो लोग विशेष तौर पर विटामिन सी, विटामिन B12, A, B, C सभी का ख्याल रखते हैं, खासकर एज के बहुत अलग, यानी कि 60 के बाद है, वो बहुत ही स्वस्थ पाए जाते हैं, और जो ख्याल नहीं रखते वो स्वस्थ नहीं पाए जाते। तो मैं जानना चाहूँगी कि जो खान पान है स्पेशली बुजुर्गों के लिए, वो कैसा होना चाहिए और योग प्राणायाम क्यों ज़रूरी है? बुजुर्गों का खान पान में ज़्यादा एहतियात बरतनी चाहिए, विशेषकर महिलाएं जब प्रौढ़ होती हैं, जब उनका मेनोपॉज का समय होता है, रजनोवृत्ति के समय उनके शरीर में बहुत सारे बदलाव होते हैं। तो इस समय में उनको बहुत ज़्यादा सोच समझकर खाना चाहिए। कहने का मतलब है कि ज़्यादा फैट, वसायुक्त चीज़ें या ज़्यादा प्रसंस्कृत खाद्य पदार्थ उनको नहीं लेना चाहिए। ऐसा खाना खाना चाहिए जिससे उनका वज़न नहीं बढ़े और उनको प्रोटीन पर्याप्त मात्रा में मिले। और साथ ही साथ जैसे जैसे व्यक्ति की उम्र बढ़ती है, वैसे वैसे उसके शरीर में एजिंग की प्रक्रिया, उम्र बढ़ने के जो दुष्प्रभाव होते हैं वो दिखने शुरू हो जाते हैं। तो उसको रोकने के लिए यह ज़रूरी है कि उनके शरीर में जो सूक्ष्म पोषक तत्व हैं, जितने भी विटामिन हैं और खनिज लवण हैं, उनको सूक्ष्म पोषक तत्व कहा गया है। तो सूक्ष्म पोषक तत्वों का पूरे शरीर में होना बहुत ज़रूरी है कि जो कि उनको रोगों से लड़ने की क्षमता भी देता है, रोग प्रतिरोधक क्षमता को भी बढ़ाता है, और साथ ही साथ उनके अंदर जो एजिंग का प्रोसेस है उसको धीमा करता है। तो इसके लिए उनके आहार में फलों और सब्जियों का अधिक मात्रा में होना चाहिए। सूखे मेवे या फिर जो सीड्स हैं, जो बीज हैं, वो पोषण के भंडार होते हैं, क्योंकि उनमें एक नए वृक्ष को, एक नए पौधे को जन्म देने की शक्ति होती है। तो कुछ बीज हैं जिनको कि वो अपने आहार में शामिल कर सकते हैं, जैसे तिल है, तीसी है, मेथी है। तो ये सारे बीज जो है वो उनको उनकी आवश्यकता के अनुसार ज़रूर लेना चाहिए, जिससे उनको प्रोटीन मिलता है। एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर जो खाद्य पदार्थ है, जैसे विटामिन सी, विटामिन ई वाले फल और सब्जियां, इन चीज़ों को खाना चाहिए। जैसे अगर मांस मछली खाने यानी कि वाले हमारा जो 12 माह है साल का, हर 12 माह मतलब हर महीने कुछ ना कुछ नई साग सब्जियां
है खेतों में उगाई जाती है, कभी हमारे खेतों का रंग पीला होता है, कभी लाल होता है, कभी हरा होता है। तो ये सब कुछ हमारी सेहत से जुड़ा हुआ है, सेहत का खजाना है ये पूरा का पूरा संसार। तो मैडम चलते चलते आप हमारे जो दर्शक उन्हें क्या संदेश देंगी? मेरा संदेश यही होगा कि महिलाएं अपने स्वास्थ्य पर भरपूर ध्यान दें, अपना खुद का सम्मान करें, समय पर भोजन करें, संतुलित आहार लें और जो लोकल फूड है उसको ज़्यादा से ज़्यादा खाएं। थोड़ा समय अपने लिए निकालें, योग और व्यायाम को अपने जीवन में स्थान दें, अपनी जीवन शैली सुधारें, सोने और जगने का समय निश्चित करें। निश्चित रूप से जब हमारी महिलाएं, जो हमारे देश की शान है, सम्मान है, वो स्वस्थ होंगी तो हमारा समाज, हमारा देश अवश्य ही आगे बढ़ेगा। डॉक्टर अंजलि जी, आप हमारे कार्यक्रम से जुड़ी बहुत अच्छी जानकारी दी। आपका इसके पहले कि मैं धन्यवाद करूं, आपने बात किया है योग और प्राणायाम की। तो आइए देखते हैं आरोग्य योगा में हमारे एक्सपर्ट आज क्या खास बता रहे हैं। जीवन के लिए 3 चीज़ें बड़ी आवश्यक हैं: अलर्टनेस, कंसंट्रेशन एंड फोकस। अगर ये 3 किसी के पास हैं तो जीवन का बैलेंस तो बनना ही बनना है। वृक्षासन एक ऐसा अद्भुत आसन है जो आपको ये तीनों ही बातें सिखाता है। यदि आपको ताड़ासन अच्छे से आ गया, यानी आपको अपने पैरों पे बॉडी वेट डिस्ट्रीब्यूशन करना अच्छे से आ गया, तो वृक्षासन एक बहुत आसान आसन हो जाता है। आप ताड़ासन से इसकी शुरुआत करते हैं और दाएं हाथ से दाएं एंकल को पकड़ते हैं, राइट हील को लेफ्ट ग्रोइन पे फिक्स करते हैं, राइट सोल आपका लेफ्ट थाई पे पूरा का पूरा टच करेगा, शोल्डर्स रोल बैक, आप सीधे देखते हैं, चेस्ट ओपन, और फिर अपने दोनों हाथों को साइड से ले जाते हुए सर के ऊपर ले जाते हैं और नमस्कार मुद्रा में जाते हैं। आपकी एल्बो बिल्कुल खिंची, तनी स्ट्रेट होंगी और इनर अपर आर्म कान के पास होगा। अगर आप देखें तो इसमें जो बैलेंस है उसमें हमें ये ध्यान रखना है कि दोनों तरफ की साइड ट्रंक एक लंबाई की हों। फिर सांस छोड़ते हुए आप अपने हाथों को कमर पे लाते हैं, ताड़ासन में अपने पैर को लाते हैं और दोनों हाथ की हथेली फिर ताड़ासन की तरह हिप जॉइंट को फेस करती है। यही एक्शन आप लेफ्ट हैंड साइड भी करेंगे और ये आपके लिए इतना सरल बना देंगे कि आपको मन करेगा कि इसका हम रोज अभ्यास करें। तो दर्शकों, अभी आपने आरोग्य योगा कर लिया है। मैं अभी भी अंजलि जी को धन्यवाद नहीं दूंगी, बल्कि आज खान पान की विशेष बात हुई है और खान पान से सीधा आपके स्किन का भी संबंध होता है। तो बिल्कुल स्किन का संबंध तो होता ही है, लेकिन कुछ खास ख्याल भी रखना पड़ता है। तो आइए देखते हैं ब्यूटी टिप्स में आज क्या खास है। नमस्कार दोस्तों, मैं राजननी, आपकी ब्यूटी एक्सपर्ट, और आज मैं आपको दिखाऊंगी कि अगर आपको भी किसी पार्टी में जाना है तो आपको समझ में नहीं आ रहा किस तरह का हेयर स्टाइल करें, तो ये हेयर स्टाइल है बहुत ज्यादा इजी। इसे आप घर पे भी ट्राई कर सकते हैं या फिर अपने बहन पे, अपनी माँ पे, सिस्टर पे, किसी पे भी आप इसको कर सकते हैं। तो वीडियो के अंत तक बने रहें और अगर आपको मेरी टिप्स पसंद आए तो चैनल को फॉलो करना ना भूलें। तो आज मैं आपको बताने जा रही हूँ कि आयरन मशीन से कैसे हम लोग कर्ल्स करते हैं, लूज कर्ल्स करते हैं, जिससे हमें कहीं भी अगर पार्टी वगैरह में जाना, एंजॉय करना है तो हम इंस्टेंट अपने हेयर को कर्ल्स कर सकते हैं। यहाँ पर हम एक पतला सा सेक्शन लेंगे। सेक्शन आप ज्यादा ब्रॉड नहीं लीजिएगा, ज्यादा ब्रॉड लेने से आपको कर्ल्स करने में दिक्कत आएगा। आयरन मशीन को थोड़ा क्लोज दिखाइए। आयरन मशीन को थोड़ा सा हम अंदर की तरफ टर्न करेंगे और धीरे 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 पूरा नीचे तक, धीरे 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 हम अच्छे से थोड़ा सा धीरे धीरे हम करेंगे काम। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कितना प्यारा कर्ल्स यहाँ पर हमारा रेडी हो गया है। जब हम अपोजिट साइड में आएंगे तो अंदर की तरफ से हम कर्ल्स करेंगे हल्के हल्के हाथों से, क्योंकि हम लूज कर्ल्स कर रहे हैं तो हम ब्रॉड सेक्शन ही लेंगे, बट सेक्शन ज्यादा भी ब्रॉड नहीं होना चाहिए वरना आपको कर्ल्स करने में भी दिक्कत आएगा। आप देख सकते हैं कितना प्यारा कर्ल्स आ रहा है। इसी तरह से हम पूरे बालों में कर्ल्स करेंगे तो देखिए फाइनल रिजल्ट कैसा आता है। हमें और हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। देखते रहे आप अपना पसंदीदा कार्यक्रम खुला आकाश। ये अरमान हमारे, ये हौसला हमारा, ये पहचान हमारी, ये साहस
हमारी